तो हेलो भाइयों एवं बहनों, आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ऐसा कि आप जानते हैं एसटीडी का फिलहाल ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसके एक क्लास हो चुके हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 है। अगर आप इस दोनों क्लास को करते हैं तो आपके यूरोप में राष्ट्रवाद यानी एसटीडी के जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कल हम 20वां नंबर क्वेश्चन करा चुके थे, आज 21वां नंबर क्वेश्चन है। पहला है हंगरी की भाषा क्या थी। 21वां नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो याद रखेंगे हंगरी की भाषा क्या थी, मेग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी, मेग्यार थी। चलिए हम 22वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में इटली, और ऑप्शन बी में फ्रांस को, ऑप्शन सी में हंगरी को, ऑप्शन डी में यूनान को। तो याद रखेंगे यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूनान को। चलिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। याद रखेंगे एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए में 1688 और ऑप्शन बी में 1707 में, ऑप्शन सी में है 1788 में और ऑप्शन डी है 1807 में। तो याद रखेंगे जब हुआ था 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। चलिए हम 24वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, सन 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। यानी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो याद रखें किसका था, तो बुर्बो वंश का। किसका था, बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश का शासन था, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो याद रखेंगे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए में 1789 में, ऑप्शन बी है 1791 में, ऑप्शन सी है 1801 में, ऑप्शन डी है 1804 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। चलिए हम 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। याद रखेंगे कितने युद्ध किए थे। ऑप्शन ए में 1 युद्ध और ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। याद रखेंगे कितने युद्ध किए थे, वो 3 युद्ध किए थे। किसने, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे, 3 युद्ध किए थे। चलिए हम 27वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। एक तरह याद रखेंगे वियना सम्मेलन एक हुआ था, यानी वियना कांग्रेस भी आप उसे भेज सकते हैं। कब हुआ था, याद रखेंगे 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसका ऑस्ट्रिया के गृहपति मेटरनिक दो चांसलर था। यही क्वेश्चन पूछा है कि बिना कांग्रेस में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, यानी राज्य सम्मिलित नहीं था। तो याद रखें कौन सा राज्य नहीं, जर्मनी नहीं था, उसमें जर्मनी नहीं था। चलिए हम 28वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, बिना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। बिना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। याद रखें किसने की थी, रूस ने की थी। किसने की थी, रूस ने की थी। रूस ने की थी बिना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की थी। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है जियोबार्टी, यानी यंग इटली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में जियोबार्टी और ऑप्शन बी में है कबूर, ऑप्शन सी में है मेजनी, ऑप्शन डी में है गैरिबल्डी। याद रखेंगे यंग क्या थे, क्वेश्चन क्या था, यंग इटली के संस्थापक कौन थे। याद रखेंगे यंग इटली के संस्थापक कौन थे, मेजनी थे। यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। चलिए हम 30वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, पर्सा का शासक कौन था। पर्सा का शासक कौन था। ऑप्शन ए में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी में नेपोलियन 3 और ऑप्शन सी में विक्टर एमोनियन और ऑप्शन डी में विलियम प्रथम। याद रखेंगे कौन थे, विलियम प्रथम थे। विलियम प्रथम पर्सा का शासक थे। चलिए हम 31वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ होगा अर्ज का, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। चलिए हम 32वां क्वेश्चन करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो याद रखेंगे
राइन संघ की, किसकी संघ की? राइन संघ की स्थापना की। चलिए हम 33वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो याद रखें कुस्तुनितिया की संधि। किस संधि द्वारा? कुस्तुनितिया की संधि द्वारा। और कुस्तुनितिया की संधि कब हुई थी? याद रखेंगे 1832 में हुई थी। कब हुई थी? 1832 ईस्वी में कुस्तुनितिया की संधि भी हुई थी। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? हुआ था यंग इटली, और यह है यंग यूरोप। और याद रखेंगे यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ था, और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? दोनों मेजनी ने किया था। ये बात को याद रखेंगे। यही पूछा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। चलिए हम 35वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? याद रखेंगे मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी में संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी में है गणराज्य, और ऑप्शन डी में हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। याद रखेंगे क्या लागू हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था। कब? जब 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित होता? क्या हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट है, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण से ही माना जाता है। पूर्ण जागरण से ही माना जाता है। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? याद रखेंगे किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए में बिस्मार्क, ऑप्शन बी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन सी में विलियम प्रथम ने, ऑप्शन डी है गैरिबाल्डी ने। तो याद रखेंगे किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। क्या? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। चलिए हम 39वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा था? तो याद रखेंगे सिडॉन के बाद। किस युद्ध के बाद? सिडॉन के युद्ध के बाद। सिडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखेंगे किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और ये याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। और एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है जो आपको वहीं पर बता दिए। वियना सम्मेलन नाम के एक क्वेश्चन है जो 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में हुआ था, जिनका ये सम्मेलन का राजा था मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया के घोर प्रतिविधि राजी थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए तो अच्छी से होगा बात। और ये कल क्वेश्चन था छूट गया था, यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कब की? तो याद रखेंगे कब की थी? 1832 ईस्वी में की थी। और नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखेंगे नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी, जो कल क्वेश्चन छूट गया था। चलिए हम तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 यानी हिस्ट्री के ऑल ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। इसके बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप ये 40 क्वेश्चन 41 जो वियना सम्मेलन छूट गया है वैसे बता दिए हैं, अगर आप इस सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यह 100% गारंटी है। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन बैंक भी होगा धीरे धीरे, परंतु उसके बाद चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 भी करेंगे। धीरे धीरे हम सभी चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो बाय दोस्तों।